की शॉपिंग की तैयारियां कर रहे हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया कि अवाम ईद की खरीदारी कर सके, दुकानदार वो सामान फरोख्त कर सके जो उन्होंने ईद सीजन के लिए लाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत की प्रायोरिटी में पाकिस्तान हुकूमत की फहरिस्त में आप और मैं नहीं है। हुकूमत को यह अंदाजा नहीं है कि ये आज चिलचिलाती धूप में जो लोग यहां खड़े होने पर मजबूर हुए, जो रोजे की हालत में यहां खड़े होने पर मजबूर हुए, जो कोरोना वायरस के बावजूद अपनी जान हथेली पर रखकर यहां खड़े होने पर मजबूर हुए, ये भी इसी मुल्क की रियाया है जिन्होंने अभी तक रमजान की सहरी और अफ्तारी भी ठीक तरीके से नहीं की, वो ईद की खरीदारी कैसे करें। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको 5 साल से कह रहा हूं, रिब्जा के दोस्तों को स्पेशली कह रहा हूं, छोटे अखबार से वाबस्ता लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को यह कह रहा हूं, कहता चला आ रहा हूं कि आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। खुदारा इन साजिशों को भांपे। ये साजिश इसलिए नहीं है कि चौधरी कुर्बान अच्छा लगता है या कुर्बान सत्ती अच्छा लगता है। इस साजिश का मकसद ये भी नहीं है निसार में सदर होना है या सरदार शौकत में सदर होना है। इस साजिश का मकसद आपके चूल्हे बुझाना है ताकि हुकूमत वो रिजल्ट जो आपके वसातत से पूरे मुल्क में बांटा जाता है वो जमा करके 4-5 बालकान की जेब में डाल सके। साजिश ये थी और इस साजिश की पहली कैजुअलिटी आप है। पहले आपका चूल्हा बुझेगा, फिर छोटे अखबार के मालिक का चूल्हा बुझेगा। मैं आज दुहाई देता रहा आपके सामने, मैं हाथ जोड़ता रहा आपके सामने कि खुदारा एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय अपने बच्चों के तलीमी इदारे की तरफ देखो, कौन की फीस कैसे कम दूंगा। एक दूसरे के ओहदे की तरफ देखने की बजाय अपने घर के चूल्हे की तरफ देखो कि अगर हम इस लड़ाई में पड़ गए तो वो चूल्हा कैसे जलेगा। और फिर एक साजिश के जरिए ये कोशिश की गई कि आपको कौमी धारे से बिल्कुल काट दिया जाए। उस साजिश का मकसद, उस साजिश के तहत आप सबको नेशनल प्रेस क्लब की मेंबरशिप खत्म करने की साजिश, ये साजिश थी। जब आप कौमी धारे से कट जाएंगे, एक उधर आप पर में पड़ा होगा, 505 पे पड़े होंगे, 6 सुपरमार्केट पे पड़े होंगे, कौन इनको पिटा करेगा, कौन मुल्क भर में इनकी आवाज बुलंद करेगा। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप लोगों की हिम्मत से, आप लोगों की जुर्रत से वो साजिश तो नाकाम हो गई कि आपको वो कौमी दायरे से निकाल ना सके। लेकिन आपका चूल्हा बुझाने के लिए उन्होंने तयशुदा फार्मूले के तहत जो उन्होंने आखिर पे काम करना था कि आप कौमी दायरे से कटे होते तो फिर उनके लिए ये काम आसान था। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि कौमी दायरे में आप मौजूद हैं, लेकिन वो उसी प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक आगे बढ़ते रहे और उन्होंने किसी, जिस तरह ज़ाहिर फरूख मलिक साहब कह रहे थे, नोटिफिकेशन के बगैर ही
आपका 25% कोटा खत्म कर दिया। एक नई पॉलिसी ले आए कि जो हमारी जेब गर्म करेगा। मैं सत्ती साहब से ये कहना चाहता हूं, एडिटोरियल भी बढ़ाना है, मसला जेब गर्म करना का है, गर्म करने का है। तो जो हमारी जेब गर्म करेगा इश्तिहार उसे मिलेगा। भाईजान, जेब गर्म करनी है तो जंग से करो, दान से करो। ये गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? इनको आप देते क्या है जिनके जरिए आप अपनी जेब गर्म करना चाहते थे, और उसकी सूरत में आपने इनका रोजगार छीन लिया। फिर अभी 4 दिन पहले हम पीआईओ साहबा से मिले थे। ये मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। रिब्जा के साथी भी हमारे साथ थे। मैंने उनसे गुजारिश की कि हम मानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की तरजीहात और हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरजीहात और हो सकती है। हो सकता है कि इस 25% कोटे की बहाली के लिए आपको कोई बड़ी मीटिंग करनी पड़े, आपको कोई बड़े घर से भी मंजूरी लेनी पड़े। लेकिन आप एक एहसान कर सकते, कभी ईद में 10-15 दिन रहते हैं, आप एक अबूरी आर्डर जारी कर दें, और उस अबूरी आर्डर के तहत हमारे जितने भाई आपके साथ आते हैं, इनको ईद से पहले 2-2, 3-3 बड़े इश्तिहार दे दें, ताकि जिसने अपने घर का किराया देना है वो अपने घर का किराया दे ले, जिसने अपने वालिदैन के पास ईद मनाने के लिए जाना है, जो अपने उस जवान बच्चे की तरफ देख रहे हैं जो फेडरल कैपिटल में उन्होंने भेजा हुआ है कि हमारा चूल्हा इसकी वजह से जलेगा, वो ईद पे जाए तो अपने बूढ़े वालिदैन की कुछ खिदमत कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ ईद का सामान ले सके। पीआईओ साहबा ने मेरी उस तजवीज से इत्तेफाक भी किया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अजीज साथियों, अब नाउ और नेवर वाली लड़ाई पे हमें जाना होगा। आपने ये फैसला करना है कि आपने सिसक कर रोज मरना है या एक दिन मरना है। आपने ये फैसला करना है कि रोजाना एड़ियां रगड़नी है या बाइज्जत तरीके से अपना चूल्हा जलाना है। अगर बाइज्जत तरीके से अपना चूल्हा जलाना चाहते हो तो फिर एक मरतबा फिर जान हथेली पे रखनी होगी, एक मरतबा फिर हमें काल देनी होगी। पहले हमने एक रात का अल्टीमेटम दिया था, अब हम ये अल्टीमेटम देकर निकलेंगे तो उस वक्त तक यहां से नहीं उठेंगे, उस वक्त तक पार्लियामेंट हाउस के सामने से नहीं उठेंगे जब तक नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों के दिए हुए कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर 24 घंटों का अल्टीमेटम देता हूं। पहले हमने शिबली फराज तेरे लिए नहीं, तेरे वालिद के लिए तुम्हारी इज्जत की थी। हमने अहमद फराज का रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट दिया था। अब हम अगर पार्लियामेंट में हाउस के सामने गए, हमारा लहजा भी तब्दील होगा, हमारे मुतालबात भी और होंगे, हमारी डेडलाइन भी और होगी। इसलिए 24 घंटों के अंदर अंदर जो 3 मई को हमने मुतालबात पेश किए थे उस पर पेश रफ्ता हुई।